21 जाने वाली मेट्रो ले ली और वो नारायणा में उतर गई। ये आखिरी मेट्रो थी। 11:15 बज गए थे। मेट्रो स्टेशन से बाहर आते समय भी उसके दिमाग में वही सवाल चल रहे थे। और यहाँ अगस्त जैसे ही 13th फ्लोर पर पहुंचा, उसने लिफ्ट स्टॉप कर दी और सीधा अपने कैबिन में जाकर वो बैठ गया। अगस्त ने कैबिन की सारी लाइट्स बंद कर दी थी। वो अंधेरे में अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर शहर की जगमगाती लाइट्स को देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके लिए कोई सवाल बाकी नहीं रह गया हो। अगस्त जैसे ही उस चमचमाती लाइट से अपनी नजर हटाकर आंखें बंद करता, वैसे ही उसके सामने जिया के साथ खड़े जय का चेहरा घूमने लगता। साथ ही उसके कानों में लगातार एक ही आवाज आ रही थी, जो जिया ने उस रात शराब के नशे में किस करते वक्त अगस्त से कही थी, आई लव यू उदय। अचानक अगस्त के चेहरे के भाव बदलने लगे। ऐसा लगा जैसे उसके खाली दिमाग में एक सेकंड के अंदर अंदर कई सारे सवाल कूद पड़े हो। आखिर ये उदय कौन था और वो अब तक जिया के दिमाग में क्या कर रहा था? क्योंकि अगस्त ने इस नाम के किसी भी इंसान की ना तो तस्वीर देखी थी और ना ही अब तक जिया की बातों में उसका जिक्र सुना था, लेकिन जितनी शिद्दत से जिया ने उसे नशे में आई लव यू कहा था, एक बात तो जाहिर थी कि जिया उससे या तो बहुत प्यार करती थी या फिर बहुत नफरत करती थी। जिया मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियां गिनते हुए नीचे उतरी और वहां सिर्फ 2-3 रिक्शे वाले खड़े थे। तभी वो चुपचाप एक रिक्शे पर बैठ गई और उसने धीमी आवाज में रिक्शे वाले को सेक्टर 19 चलने के लिए कहा। गर्मी का मौसम था, हालांकि कुछ दिनों से बारिश भी हो रही थी, पर आज दिन भर तेज धूप थी, इसलिए सड़क की गर्म हवा जिया के चेहरे पर पड़ते ही उसकी परेशानियां बढ़ा रही थी। जिया के घर पर मौसी मोहिनी को चादर उड़ाते हुए कहती है, मोहिनी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज दिन में जिया ने मुझे मैसेज करके कहा था कि उसे ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, इसीलिए वो फोन नहीं कर पा रही है। साथ ही उसे सुबह जल्दी ऑफिस जाना पड़ता है। मोहिनी सोते सोते मौसी से कहती है, हाँ मैं परेशान नहीं हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। दूसरी तरफ अगस्त अपने पास में रखी टेबल लैंप का बटन ऑन करता है और जेब से अपना पर्स निकालकर उसमें रखी औरत की तस्वीर को देखता है। ये वही तस्वीर थी जिसे जिया उस रात देखते देखते रह गई थी। जिया अपने घर पहुंचने वाली थी, तभी उसके फोन की घंटी बजती है और वो पर्स से फोन निकालकर देखती है कि ये अगस्त का फोन था। जिया मन ही मन कुछ सोच रही थी। जैसे ही वो फोन उठाती है, तब तक मौसी ने घर का दरवाजा खोला। जिया की जिंदगी अब किस तरफ मोड़ लेगी? क्या जिया अगस्त का फोन उठाएगी? जिया थी। जिया ने जब अपने फोन की स्क्रीन पर अगस्त का नाम देखा, एक पल के लिए उसे लग रहा था कि उसे अगस्त का फोन उठा लेना चाहिए, लेकिन मौसी का दरवाजा खोलते ही उसने फोन का साइड बटन प्रेस किया और मौसी के साथ अंदर चली गई। तभी मौसी जी ऐसे कहती हैं, बेटा, आने से पहले फोन कर देती तो मैं खाना बना कर रखती। जिया कहती है, नहीं मौसी, मैं खाना खा कर आई हूँ। तभी मौसी जिया से कहती है, बेटा, इतनी रात गए दिल्ली की सड़कों में अकेले घूमना अच्छी बात नहीं है। हालांकि यहाँ के सभी रिक्शे वाले हमें जानते हैं, पर फिर भी किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मौसी की ये बात सुनकर जिया समझ गई थी कि वो मौसी से अपनी जिंदगी को लेकर कोई सवाल नहीं पूछ सकती। अगर उसने कुछ भी कहा तो पता नहीं मौसी उसे किस तरह लेंगी। सुबह होते ही जिया अपनी माँ के उठने से पहले ही उठकर तैयार हो गई। तभी वो मौसी के कमरे में जाकर अपनी मौसी से कहती है, मौसी, प्लीज माँ के उठने के बाद उन्हें बताना कि मेरा फोन आया था और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपने उन्हें बताया कि मैं यहाँ आई थी तो वो बुरा मान जाएंगी। मैं उन्हें नींद से जगाना नहीं चाहती, पर मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। आप अपना ध्यान रखना। इससे पहले कि मौसी कुछ कह पाती, जिया वहां से चली जाती है। आज पूरे दिन भर जिया ऑफिस में ना तो किसी से कोई बात कर रही थी और ना ही कुछ कह रही थी कि तभी उसे पता चला कि अगस्त भी ऑफिस नहीं आया है। शाम को जिया चुपचाप अपना कंप्यूटर बंद करके बिना कुछ कहे ऑफिस से चली गई।
दूसरी तरफ अभिलाषा नहीं चाहती थी कि उसकी गलती जिया के सामने आए और वो इस बारे में ज्यादा लोगों से बात करे। इसलिए उसने आज जिया को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। ऑफिस से निकलते निकलते अंधेरा हो चुका था। कल रात भर अगस्त ने जिया को लगभग 10 बार फोन किया था, पर जिया ने उसका एक बार भी फोन नहीं उठाया। आखिरकार अगस्त ने उसे मैसेज किया था और उसके शब्दों में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कहा था कि इस नेकलेस को उठाकर फेंक दो, पर मैं इसे वापस नहीं लूंगा। कुछ हफ्ते गुजर गए और जिया को अगस्त का कोई फोन नहीं आया। जिया सोच रही थी कि उस रात जब जिया नशे से उठी थी, तब से ही वो अगस्त का दिया हुआ लवर्स हार्ट नेकलेस उसे वापस देना चाहती थी। लेकिन उसने जितनी बार भी अगस्त को कांटेक्ट करने की कोशिश की, अगस्त ने उसे वो नेकलेस उठाकर फेंक देने के लिए कहा। फिर अगस्त और जिया की कोई बात नहीं हुई। लगभग एक हफ्ता गुजर गया था। जिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो और अगस्त कभी मिले ही ना हो। फिर भी उसके मन में कई सारे सवाल घूम रहे थे, पर वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। पर अब तक कोई भी चीज उसका ध्यान बटा नहीं पाई। जिया ने बहुत बार कोशिश की कि वो अगस्त की बातों को अपने दिमाग से निकाल पाए, पर वो अपना ध्यान नहीं बटा पा रही थी। हालांकि उसने इस बीच कई सारी चीजें ऐसी की जिससे कि वो अपने दिमाग से उन बातों को निकाल सके। फिर उसने अपना फोन उठाया और व्हाट्सएप चैट स्क्रॉल करते हुए देखा। उसके मन में उम्मीद थी कि शायद अगस्त ने उसे कोई मैसेज किया होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार जिया उसी सवाल में सिमट कर रह गई थी कि क्यों वो बार बार अगस्त से ऐसी उम्मीद कर रही है। आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या ही रिश्ता था। इतने दिनों में तो उनके बीच में हुई हर बात को उसे भुला देना चाहिए। शायद अगस्त भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था, पर लाख कोशिश करने के बाद भी जिया अपने मन को शांत नहीं कर पा रही थी। अधिकतर लड़कियों का अगस्त के साथ रहना या उसके साथ जिंदगी बिताना सपना हो सकता था। उसकी कद काठी और आकर्षक शरीर के साथ साथ इतना बड़ा कारोबार देखकर कोई भी उसकी तरफ खींची चली आती थी। हालांकि जिया को अगस्त के पैसों से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वो खुद को उसकी तरफ आकर्षित होने से रोक नहीं सकती थी। तभी जिया सोचते हुए खुद को कोस रही थी। इसलिए वो मन ही मन कहती है, जिया, ये कोई सपना नहीं है और ना ही तुम कोई सिंड्रेला हो जिससे प्रिंस चार्मिंग मिलेगा। जिया अपना दिल सीने में कसा हुआ महसूस कर रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली और अपने ख्यालों से बाहर आने की कोशिश की। फिर उसने अपने फोन को एक बार देखा। वो बज रहा था, पर उस तरफ ध्यान ना देते हुए उसने फोन को बैग के अंदर रख दिया। फिर उसने चलना शुरू किया। उसके दिमाग में अभी लवर्स हार्ट घूम रहा था, जो कि उसने अपने अपार्टमेंट में रखा हुआ था। उसने अपने बैग की तरफ देखा। फोन अभी भी बज रहा था। उसे लगा कि अगर वो फोन नहीं उठाएगी तो अगस्त उसे बार बार कॉल नहीं करेगा। और थोड़ा समय बीतते ही उसे एहसास हो गया कि वो गलत थी। चलते हुए लोगों की निगाहें उसे अजीब तरह से देख रही थी। जिया के मन में अभी भी ये सवाल था कि अगर वो फोन नहीं उठाएगी तब भी अगस्त फोन करता ही रहेगा। और अब वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती थी। तीसरी घंटी के साथ उसने फोन उठा लिया और जिया कहती है, अगस्त आप कहाँ पर हैं? जिया ने सर उठाकर अपने आसपास की हलचल को देखा और मुड़कर वो दूसरे ब्लॉक की तरफ बढ़ गई। और वो तब तक चलती रही जब तक उसे आसपास से आवाजें आना बंद नहीं हुई। अगस्त ने उससे पूछा, तुम कहाँ हो? फिर उसने अगस्त से कहा, हाँ मैं घर पर हूँ। वो जानती थी कि वो सफेद झूठ बोल रही है, और साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अगस्त को पता चल गया होगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद अगस्त ने पूछा, तुम अब फोन उठा रही हो जिया? जिया ने जवाब दिया, मैं सो रही थी, मुझे सुनाई नहीं दिया। जिया और अगस्त का रिश्ता सोचने लायक था। ना तो वो प्रेमी थे और ना ही वो थे दोस्त, मगर उनकी बातों से तो ऐसा लगता था जैसे दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता हो। कई बार जिया को लगा कि सचमुच अगस्त मेरी केयर करता है,
पर जब भी वो ऐसा सोचती, अगस्त के एक्शंस उसे गलत साबित कर देते। अगस्त ने अपनी आवाज को धीमा करके पूछा, क्या तुम सचमुच में सो रही थी? जिया ने खुद को संभाला, पर उसके हाथ पांव ठंडे हो गए थे। जिया को लगा कि शायद उसके बहके हुए शब्दों ने अगस्त को जता दिया कि वो झूठ बोल रही है। वो पहले भी ये गलती कर चुकी थी और अब वो आगे बढ़ने से पहले अपने शब्दों को संभालना चाहती थी। तभी वो अगस्त से पूछती है, आप बताइए, आपने मुझे क्यों फोन किया? क्या कोई जरूरी काम था? कुछ देर चुप रहने के बाद अगस्त कहता है, नहीं, कोई जरूरी काम नहीं था। गुड नाइट। गुड नाइट कहते ही उसने फोन काट दिया और जब तक स्क्रीन ऑफ ना हुई तब तक वो स्क्रीन को देखता रहा। पर अब अगस्त का ध्यान स्क्रीन पर नहीं, बल्कि सड़क के उस पार एक आकृति पर था। जब उसने नजर उठाई तो देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि जिया थी। तभी जिया ने जल्दी से अपना फोन बैग में रखा और सड़क के दूसरी तरफ बढ़ गई। इस बीच उसकी नजर अगस्त की कार पर पड़ी। वो समझ गई थी कि हो ना हो अगस्त ने उसे देख लिया है। जिया अगस्त के सामने थी, फिर भी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे कह सके कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और अगस्त उसे जाते हुए देखकर सोच रहा था कि क्या जिया उसको दोबारा नहीं देखना चाहती। अगस्त ने ड्राइवर से कहा, चलो वापस चलते हैं। और अपने चेहरे को मोड़ते हुए उसने एक बॉक्स अपनी बाजू में रखकर सिगरेट जलाई। तभी ड्राइवर अगस्त से निर्देश मिलते ही गाड़ी आगे बढ़ाने लगता है। अगस्त का ड्राइवर थोड़ा अधेड़ उम्र का था। वो सालों से उनके यहाँ काम कर रहा था। उसने कभी भी अपने मालिक की किसी भी हरकत को जांचने की कोशिश नहीं की। वो वही करता था जो उसे करने के लिए कहा जाता था। भले ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी, पर वो अगस्त का इशारा समझ नहीं पाया था। इसलिए उसने गाड़ी के आगे लगा हुआ कांच अगस्त की तरफ घुमाया ताकि वो अगस्त का अगला इशारा समझ सके। अगस्त के कहे अनुसार कुछ देर तक वो उसकी गाड़ी को वहीं घुमाता रहा। जिया को फोन रखने के बाद से ही झूठ बोलने की गिल्ट की वजह से पेट में कुछ अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि रोड के उस पार कोई उसे देख रहा है। लेकिन वो जैसे ही उस तरफ मुड़ती है तो उसे बस एक कार उसकी तरफ धीरे धीरे आती हुई दिखाई देती है। जिया उस कार को नहीं पहचानती थी और उसे ये महसूस हुआ कि उसका दिल रुक रुक कर धड़क रहा है। फिर उसने सोचा, कहीं उसका वहम तो नहीं। फिर जिया ने एक गहरी सांस ली और चलने लगी। जब जिया अपने अपार्टमेंट पहुंची तब तक 10 बज चुके थे। रूम में आकर उसने चारों तरफ देखा। वहां पर उसकी दोस्त का कोई नामो निशान नहीं था। नहा धोकर जिया जब बाथरूम से बाहर आई तो उसने टॉवल लपेटा हुआ था और वो कपड़े निकालने के लिए कबर्ड की तरफ बढ़ी। अलमारी का दरवाजा खोलने पर उसे सामने अपने कपड़ों के साथ अगस्त की जैकेट लटकते हुए दिखी, जिसे वो कुछ देर तक टकटकी लगाकर देखती रही। जिया को लगा जैसे ये कल की ही बात है, जब उसके कपड़े फटे हुए थे और अगस्त ने उसे एक जैकेट दी थी। हालांकि उसने इसे ड्राई क्लीन करा लिया था ताकि उसे लौटा सके, लेकिन उसे लौटाने का उसे मौका ही नहीं मिला। पहले तो जिया को लगा कि वो ऐसे ही अगस्त को उसका जैकेट लौटा दे, लेकिन जितना जुनून अगस्त के अंदर साफ सफाई को लेकर है, वो कभी अपने कपड़े किसी को भी नहीं देना चाहेगा, फिर सामने वाला चाहे कितना भी मजबूर क्यों ना हो। जिया अब खुद के दिमाग में उठ रही अजीबो गरीब बातों से काफी हैरान हो रही थी। एक गहरी सांस के साथ जिया ने अपनी उंगलियों के बीच जैकेट के कपड़े को लेकर महसूस किया। हैरानी की बात है कि आभा ने कभी नहीं सोचा होगा कि कुछ हफ्ते पहले ही जिया अगस्त के साथ पार्टी में गई थी। फिर एक बार और जैकेट के सुंदर डिजाइन को देखते हुए जिया को लगा कि ये जैकेट कम से कम 1.5 लाख की होगी। अगर वो साल भर भी काम करे तो भी वो अपने लिए ऐसी जैकेट खरीद नहीं पाएगी। जैकेट को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद जिया ने अंदाजा लगाया कि अगस्त 6 फुट ऊंचा होगा। एक आदमी जो ऊंचा, खूबसूरत और अमीर है, उसके पास सब कुछ है, उसके पीछे कई लड़कियां पागल हैं। जिया खुद को सोचते हुए आईने में देखकर कहती है, क्या तुम बेवकूफ नहीं हो? अगर आभा यहाँ होती तो तुम्हें एक थप्पड़ लगाती।
और कहती कि तुम एक परफेक्ट इंसान को कैसे रिजेक्ट कर सकती हो, तुम ही हो जिसमें प्रॉब्लम है, वो नहीं। और ये सब कहते हुए जिया बड़बड़ाती है और खुद से ही शिकायत करने लगती है। ये सब सोचते हुए जिया धड़ाम से बिस्तर पर बैठ जाती है और फिर खुद को कोसते हुए सोचती है कि इन सब बातों का क्या मतलब है। जब मुझे पता है कि अगस्त को कोई भी लड़की मिल सकती है तो मैं क्यों खुद को इतना परेशान कर रही हूँ। क्या हर अमीर इंसान ऐसा ही होता है जिसे समझना बहुत मुश्किल है? क्या जिया अपने अंदर की हलचल को समझ पाएगी? क्या जिया और अगस्त की दोबारा बातचीत हो पाएगी? क्या अगस्त जिया को उसके झूठ के लिए माफ कर पाएगा? कपड़े पहनकर जिया के लिए अपने दिमाग से ये बात निकालना बहुत मुश्किल था कि आखिर अगस्त ने उसे लवर हाथ से क्यों दिया। अगर वो चाहता तो कोई भी और ज्वेलरी दे सकता था। क्या उसे पूरी दुनिया में जिया को देने के लिए लवर्स हार्ट ही मिला था? आखिर इतने कीमती तोहफे का क्या मतलब हो सकता है? ये सोचते हुए जिया ने अपना सर हिलाया। वो अपने दिमाग से सारी बातें निकाल देना चाहती थी। जिया जानती थी कि जितना वो इस बारे में सोचेगी उतना ही उसका सरदर्द बढ़ता जाएगा। उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो सब कुछ भूल जाए। तभी उसने कबर्ड से कपड़े निकाले और कबर्ड को बंद कर दिया। कपड़े पहनकर जिया बिस्तर पर बैठ गई और उसने अपने बैग से लैपटॉप निकाला। उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार उसने अपना लैपटॉप घर आने के बाद कब ऑन किया था, क्योंकि आजकल उसके सारे काम फोन से ही हो जाया करते थे। यहाँ तक कि वो फिल्में भी फोन में ही देख लेती थी। तभी जिया सोच रही थी कि जब से फोन एडवांस हो गए हैं, लोगों ने लैपटॉप का यूज करना कम कर दिया है और वो भी उन लोगों में से एक थी। तभी जिया ने अपना लैपटॉप खोलकर सोशल मीडिया देखा। उसने अपने अकाउंट में बहुत दिनों से कोई फीड नहीं डाला था। फिर अचानक उसकी नजर अपनी चैट पर पड़ी, जहां उसने अपने दोस्तों के साथ कई सारी बातें की थी। उन बातों को पढ़कर वो हंसने लगी। आखिरकार जिया भी एक आम लड़की की तरह ही थी। उसे भी बातचीत करना पसंद था, खासकर जब बात किसी फेवरेट सेलिब्रिटी की हो। हालांकि वो कभी भी अगस्त की फैन नहीं थी, फिर भी उसे आर्टिकल पढ़ना पसंद था। पर वो उन आर्टिकल्स को कभी नहीं पढ़ती थी जिसमें किसी बिजनेसमैन के बारे में लिखा गया हो। एक बार फिर से सेलिब्रिटी गॉसिप पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कुछ देर के लिए वो अपने सारे सवालों को भूलकर आर्टिकल्स का मजा लेने लगी। इतना ही नहीं, जिया ने कुछ फोटोज भी पोस्ट करने का फैसला किया। पर जैसे ही वो फोटो पोस्ट करने के बाद उसे फाइनल क्लिक करती, उसके फोन की घंटी बजने लगी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसके फोन पर लगातार मैसेजेस आ रहे थे। जिया सोच रही थी, इतनी रात को उसे कौन मैसेज कर रहा होगा। वो अगस्त से कोई बात नहीं करना चाहती थी। फिर भी उसने फोन उठाया। जैसे ही उसने फोन ऑन किया तो देखा कि ये मैसेजेस अधीर ने सेंड किए थे। इतनी रात गए, आज तक अधीर ने कभी भी जिया को मैसेज नहीं किया था। फिर भी जिया ने अधीर का मैसेज खोला, जिसमें लिखा हुआ था, मेरी प्यारी बहन, शायद तुम्हें गिफ्ट मिल गया है, बस मुझे इतना बताओ कि तुम्हें वो पसंद आया या नहीं। गिफ्ट की बात सुनकर जिया हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अधीर किस गिफ्ट के बारे में बात कर रहा है। अगले मैसेज में लिखा था, भाई ने प्लेन से उतरते ही तुमसे मिलने का फैसला किया था। उम्मीद है कि तुम दोनों मिले होंगे और तब उन्होंने तुम्हें गिफ्ट दे दिया होगा। एक बार के लिए जिया को वो कार याद आई जो उसने रोड क्रॉस करते हुए देखी थी। जिया अपने झूठ पर शर्मिंदा थी, पर उसके पास अधीर को रिप्लाई करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए वो अधीर को मैसेज टाइप करते हुए लिखती है, नहीं, मैंने अगस्त को नहीं देखा। पर उस वक्त जब उसने उस कार को देखा था, तब उसके मन में ये शक था कि शायद वो अगस्त की कार होगी और अधीर के मैसेजेस ने उसके शक को यकीन में बदल दिया था। वैसे भी इतनी महंगी कार का उस एरिया में किसी और के पास होना नामुमकिन था। वहां ज्यादातर लोग मिडिल क्लास थे और छोटे छोटे घरों में रहते थे। इतना ही नहीं, सड़कें भी तंग थी। इतना ही नहीं, जिया को इस बात ने बहुत झकझोर कर रख दिया था कि क्या उस कार के अंदर अगस्त था? क्या वो उसे फोन पर बात करते हुए देख पा रहा था? अब जिया को सारी बात
साफ साफ समझ आ गई थी कि क्यों अगस्त उससे बार बार ये सवाल पूछ रहा था कि वो सच बोल रही है या झूठ। जब अगस्त ने उससे कहा कि वो आज जरूर उसका चेहरा देखेगा, तब जिया ने ये झूठ बोला था कि वो सो रही है, वो घर पर है। हालांकि अगस्त ने इस बात पर रुककर फिर से अपना सवाल दोहराया था, क्या तुम सच बोल रही हो? ये सब सोचते हुए जिया को और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तभी उसने खुद को संभालते हुए अधीर को मैसेज टाइप किया, अधीर, क्या मैं जान सकती हूँ कि अगस्त मुझसे क्यों मिलना चाहते थे और उन्हें मुझे गिफ्ट क्यों देना था? अभी अभी तो जिया को अगस्त ने लवर्स हार्ट दिया था, जिसे लेकर पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कंफ्यूजन्स उसके मन में चल रही हैं। फिर अगस्त एक बार और उसकी तकलीफ क्यों बढ़ाना चाह रहा है? आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये सोचते हुए जिया जोर से मुंह दबाकर चिल्लाई और उसने अपना चेहरा तकिए से ढक लिया। फिर दोनों हाथों से अपने बाल नोचते हुए वो चिल्लाने लगी, आखिर क्यों क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है? क्या बिगाड़ा मैंने उसका? इतने में एक बार और जिया के फोन की घंटी बजी। उसने देखा कि ये भी अधीर का ही मैसेज था, जिसमें उसने लिखा था, तुम्हारी बातों का जवाब सिर्फ तुम्हें भाई ही दे सकते हैं। ये लिखते हुए अधीर ने बहुत सारी हैप्पी इमोजीज बनाकर जिया को भेजी थी। जिया समझ गई थी कि अधीर उसे कोई भी बात साफ साफ नहीं बताने वाला है। फिर जिया ने एक गुस्से वाला इमोजी भेजकर अधीर से पूछा, अधीर, अचानक तुम इतने जेंटलमैन बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो और इसमें खुश होने वाली क्या बात है? तभी जिया के फोन पर एक और मैसेज आया, जिसमें अधीर ने लिखा था, जिया, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। इतनी देर रात तक जागना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैसेज के लास्ट में अधीर ने एक और हैप्पी इमोजी भेजा था। अधीर का मैसेज पढ़ते ही जिया ने अपनी आंखें गोल घुमाई और वो लेटकर सीलिंग की तरफ देखने लगी। तभी वो सोच रही थी कि आखिर इतनी सारी चीजें एक साथ होने के बाद वो कैसे सुकून की नींद सो सकती है। जिया ने एक बार और अगस्त की इस हरकत के बारे में सोचा कि आखिर वो जिया को एक के बाद एक गिफ्ट क्यों दे रहा है। हालांकि जब उनके बीच में ये बात पहले ही तय हो चुकी थी कि वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, और इतना ही नहीं, कई हफ्तों तक अगस्त ने जिया को ना ही कोई मैसेज किया था और ना ही कोई कॉल किया था, तो अचानक से दोबारा ऐसा क्या हो गया जिससे अगस्त ने उसे एक और गिफ्ट देने के बारे में सोचा। इससे पहले कि ये सब सोचते सोचते जिया का सर फट जाता, उसने अपना फोन उठाया और माया को मैसेज टाइप किया, अगर कोई लड़का तुम्हें बार बार गिफ्ट भेजे तो इसका क्या मतलब हो सकता है? माया ने 2 महीने पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया था, तब उसे जिया के अंदर ट्रेनिंग के लिए रखा गया था। फिर धीरे धीरे जिया और माया के बीच में दोस्ती हो गई। जिया के सवाल का जवाब देने में माया को 1 मिनट भी नहीं लगा। माया जिया से कहती है, अगर उस आदमी ने तुम्हें बार बार गिफ्ट देने की कोशिश की है तो इसका सीधा मतलब यही हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ सोना चाहता है। ये मैसेज भेजते ही माया सोचने लगी। फिर उसने तुरंत दूसरा मैसेज टाइप किया, वैसे तुम्हें गिफ्ट दिया किसने, अगस्त ने या फिर उस वकील ने? तभी जिया का मैसेज उसकी स्क्रीन पर दिखाई दिया और उसने लिखा, किसी ने नहीं, तुम सो जाओ। फाइनली मैसेज भेजते हुए लास्ट में उसने एक गुस्से वाला इमोजी भेजा था। जिया को पता था कि जब तक उसका फोन ऑन रहेगा तब तक वो किसी ना किसी से बात करती रहेगी और उसकी बातें सिर्फ और सिर्फ अगस्त के बारे में ही होंगी। इसलिए उसने अपना फोन ऑफ कर दिया और वो बिस्तर पर लेट गई। जिया अब कोई उटपटांग सोच अपने दिमाग में नहीं लाने देना चाहती थी, पर उसका खुद का कोई कंट्रोल नहीं था अपने ऊपर। वैसे तो जिया खुद को बहुत शांत रखने की कोशिश कर रही थी, पर फिर भी वो ना चाहते हुए भी बार बार यही सोच रही थी कि कहीं अगस्त जिया को पसंद तो नहीं करने लगा है। आखिर इतने सारे गिफ्ट देने का क्या मतलब है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जिया को सॉरी कहकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हो। फिर अचानक एक लंबी सांस लेते हुए जिया ने अपनी आंखों के ऊपर तकिया रख दिया और मुंह दबाकर जोर से चिल्लाने लगी। अपने ख्यालों को रोकने के लिए जिया ने गिनती गिनना शुरू कर दिया, लेकिन उससे भी जिया को कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। रात के 11 बज चुके थे।
पूरे कमरे में शांति थी। इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे शहर भी सो रहा हो। जितनी हलचल जिया के अंदर उठ रही थी, बाहर उतना ही सन्नाटा था। तभी एक बार और जिया के फोन की घंटी बजने लगी। उस रिंगटोन की आवाज से पूरा कमरा गूंजने लगा। जब जिया ने फोन की तरफ देखा तो ये माया का फोन था। फोन उठाते ही माया जिया से कहती है, नेट क्यों ऑफ कर दिया? तुझे कोई भी मैसेज डिलीवर नहीं हो पा रहा है। माना कि लोग कहते हैं कि ज्यादा क्यूरोसिटी ठीक नहीं होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल छोड़कर चुपचाप सो जाओ। या तो तुम मुझे बताती नहीं, अब जब बताया है तो मैं पूरी बात जानना चाहती हूँ। आखिर तुम्हें किसने गिफ्ट दिया? जिया अभी बात करने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने कड़क आवाज में माया से कहा, नहीं, मुझे किसी ने कोई तोहफा नहीं दिया, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तभी माया एक बार और जिया से कहती है, देख जिया, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तू बिना मतलब के कोई भी चीज नहीं पूछती है। फिर ये कैसा सवाल था? अगर कोई लड़का किसी लड़की को गिफ्ट दे तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसे सवाल की मैं तुझसे यूं ही उम्मीद नहीं कर सकती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू अगस्त के दिए हुए गिफ्ट के बारे में बार बार सोच रही है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो। ये सब कहते हुए माया ने जिया को याद दिला दिया कि कैसे उस वक्त उसने जिया को संभाला था जब जिया ने अगस्त के नेकलेस के बारे में उसे बताया था। इस बातचीत के दौरान जिया के मुंह से भी कुछ शब्द निकल गए, जिससे माया समझ गई थी कि हो न हो अगला गिफ्ट भी अगस्त की तरफ से ही आया है। इसलिए माया जिया से कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है जिया, क्या अगस्त ने तुम्हें फिर से गिफ्ट दिया? बताओ बताओ, आखिर अब तुम्हारे पास क्या नायाब चीज आई है? ये सुनते ही जिया अपने दांत कसते हुए माया से कहती है, कुछ नहीं, कुछ नहीं आया मेरे पास। फिर जिया इस बात को और लंबा नहीं खींचना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी बात बदलते हुए माया से पूछा, अच्छा माया, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम वीकेंड पे कहाँ जा रही हो और तुम कब तक घर आने वाली हो? जिया का सवाल सुनकर माया एक पल के लिए चुप हो गई और फिर उसने जवाब देते हुए कहा, वीकेंड में मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि इस वीकेंड में कोई ब्लाइंड डेट नहीं होने वाली है मेरी। मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ, क्या तुम्हारा कोई प्लान है? अगर तुम्हारा कोई प्लान नहीं है तो हम आभा के साथ मिलकर मॉल जा सकते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए जिया माया की बात का जवाब देते हुए कहती है, कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ घर जाने वाली हूँ और मैं चाह रही थी कि तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो। कम से कम माँ तुमसे मिलकर खुश होगी। माया के माँ बाप बचपन में ही उसे छोड़ चुके थे। तब से माया की दादी उसका ध्यान रख रही थी, लेकिन दादी के मरने के बाद एक बार और माया अपने माँ बाप से मिली, लेकिन वो एक दूसरे से तलाक ले चुके थे। दोनों ने अपनी अलग अलग दुनिया बसा ली थी। इतना ही नहीं, उनके बच्चे भी थे। ये सब जानने के बाद माया का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की, क्योंकि इस बात को लेकर और दुखी होने से कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे समय के साथ सारी पुरानी यादें मिट्टी में चली गई और माया ने खुद के साथ जीना सीख लिया। जिया और माया बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे, इसलिए बाकी लोगों की तरह जिया ने माया को अपने घर में खाना खाने के लिए इनवाइट किया। वैसे तो इससे पहले जिया आभा और रोशनी को भी अपने घर पर बुला चुकी थी। हालांकि रोशनी के बारे में तो उसकी माँ को पहले से ही पता था, पर मोहिनी ने कभी भी ये बात जिया के सामने नहीं की। फिर एक एक करके रोशनी के सारे राज जिया के सामने खुद ब खुद खुल गए। वैसे तो जिया के मन में तब से ही दोस्तों को लेकर एक बात बैठ चुकी थी कि कहीं फिर से कोई उसके साथ वैसा ही न करे जैसा कि रोशनी ने किया था। पर माया से मिलने के बाद वो डर खुद ही उसके दिमाग से निकल गया और उसने बहुत दिन बाद अपने किसी दोस्त को घर आने के लिए कहा। दूसरी तरफ जिया जानती थी कि उसे रोशनी से जितना धोखा मिला, उतना ही आभा ने उसका साथ भी दिया। जब जिया और उसकी माँ को उसके पापा छोड़कर गए थे, तब आभा ने ही जिया को सहारा दिया था। हालांकि उस वक्त रोशनी भी जिया के साथ थी, पर जिया आभा को नहीं भूल सकती थी। जब उनके मोहल्ले के लोग अपने बच्चों को जिया के साथ खेलने से मना करते थे, तब आभा जिया के साथ खेलने के लिए आया करती थी। जिंदगी में चाहे जितने भी गम के पड़ाव आए हो, आभा हमेशा जिया का साथ देती रही। और आज माया से मिलने के बाद जिया को ऐसा लग रहा था
कि उसे उसी तरह माया का साथ देना चाहिए जिस तरह आभा ने उसका साथ दिया था। ये सोचते हुए जिया आभा को मैसेज करती है, आभा तू कब तक घर आएगी? कल मैं माँ के पास जाने का प्लान बना रही थी, माया भी मेरे साथ जा रही है। अगर तू जल्दी घर आ जाएगी तो हम तीनों साथ में चलेंगे। माया और जिया की बात खत्म होने के बाद जिया कुछ देर तक आभा के मैसेज का इंतजार कर रही थी। फिर उसने अपना फोन टेबल पर रख दिया और वो आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसके दिमाग में अब एक साथ कई सारी चीजें चलने लगी थी। पहले वो सिर्फ अगस्त के बारे में सोच रही थी, पर अब वो अगस्त के साथ साथ अपने बचपन और बचपन की दोस्ती के बारे में भी सोचने लगी थी। ये सब सोचते हुए उसे नींद आ गई। वैसे तो जिया को ज्यादातर सपने नहीं आते थे, पर आज उसने एक अजीब सा सपना देखा। वो अपनी यादों की दुनिया में खोई हुई एक गार्डन में पहुंचती है और वहां खेल रहे बच्चों को देखने लगती है। जिया अकेली खड़ी थी, उसके साथ कोई नहीं था। वो अपने दोस्तों को ढूंढ रही थी। तभी उसने रोशनी को एक किनारे पर बैठे हुए देखा। रोशनी उसके बहुत सारे दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और वो आभा को देखकर हंस रही थी। इतना ही नहीं, वो आभा का मजाक उड़ाते हुए बाकी लोगों को भी हंसने के लिए कहती है और फिर उस गार्डन में मौजूद सभी बच्चे जिया पर हंसने लगते हैं। फिर देखते ही देखते वो सब बच्चे उसकी ऑफिस स्टाफ में बदल गए और गार्डन ऑफिस में बदल गया। अब रोशनी की जगह अभिलाषा बैठी हुई थी और वो स्टाफ के साथ मिलकर जिया पर हंस रही थी। तभी अचानक अगस्त लिफ्ट से बाहर आया और उसने सब कुछ चुप करा दिया। कुछ देर के लिए जिया ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल अगस्त भी उन लोगों के साथ मिल गया। जिया फिर से अकेली पड़ गई। अगस्त के आने के बाद जो उसे कुछ पल की खुशी मिली थी, वो भी अब एक बुरे सपने में तब्दील हो चुकी थी। एक एक करके जिया अपने सपने में उन सभी बुरी चीजों को देख रही थी जो उसके साथ उसकी जिंदगी में हुई थी। जैसे जैसे जिया ने नजर घुमाई, कभी वो जगह उसे गार्डन जैसी दिखती तो कभी ऑफिस जैसी। चेहरे भी उसके घूमने के साथ साथ बदल रहे थे। उनमें से कुछ लोगों को वो जानती थी और कुछ लोगों को सिर्फ चेहरे से पहचानती थी, और कुछ लोगों का तो ना नाम और ना ही चेहरा, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे वो सभी लोग जिया की तरफ बढ़ने लगे और उसके कपड़ों को नोचने लगे। जैसे जैसे वो कपड़े नोचते जा रहे थे, वैसे वैसे जिया के शरीर से कपड़े उतरते जा रहे थे। कुछ देर के बाद जिया खुद को नंगा महसूस करने लगी और उसके चारों तरफ खड़े लोग अब भी उस पर हंस रहे थे। जिया को घुटन महसूस हो रही थी और वो सांस नहीं ले पा रही थी। इसलिए जिया ने अपनी आंखें बंद की और हाथ पैर हवा में मारने लगी। वो नंग धड़ंग उन लोगों के बीच में खड़ी किसी सहारे की उम्मीद कर रही थी, पर उसे सहारा देने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद वो लोग धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगे और उन्होंने जिया को घेर लिया। इससे पहले कि वो उस भीड़ में गायब हो जाती, तभी एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा। जिया ने जैसे ही वो हाथ देखा, उसने झटके से उसे पकड़ लिया। तभी उस हाथ ने जिया को अपनी तरफ खींचा और एक कंबल उठाकर उसे ओढ़ा दिया। फाइनली जिया को राहत महसूस हुई और उसने अपनी आंखें बंद करके कंबल उड़ाने वाले उस आदमी के सीने पर अपना सर रख दिया। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए उसे सुकून महसूस हो रहा था। तभी धीरे धीरे उसके चारों तरफ खड़े लोग अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े। उनके जाते ही एक रोशनी की तेज किरण जिया के चेहरे पर पड़ने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि वो किसी पार्क में नहीं बल्कि मंदिर में बैठी हुई है। उसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए हैं और तभी एक आवाज उसके कानों में आती है, दोनों वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी का माहौल था। मंदिर में मंडप सजा हुआ था। जिया भी दुल्हन के रूप में सजी धजी थी। तब वो अपने घूंघट की जाली से दूल्हे की तरफ देखती है, पर सहरे पे लगी झालर से उसका चेहरा ढका हुआ था और उसे देख पाना मुश्किल था। तब जिया फेरों के लिए उठना नहीं चाहती थी, पर फिर भी वो अपने पैरों को रोक नहीं पाई और फेरे लेने के लिए खड़ी हो गई। 7 फेरे खत्म होते ही पंडित जी ने कुछ और मंत्र पढ़े।
और फिर सिंदूर की एक डब्बी दूल्हे के हाथ में थमा दी। साथ ही दूल्हे को जिया की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा। जैसे ही दूल्हा जिया के करीब आया तो उसने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि अगस्त है। वो जितना करीब आता जा रहा था, जिया उतना ही पीछे हटना चाहती थी, पर वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। इससे पहले कि अगस्त जिया की मांग में सिंदूर भर देता, पीछे से एक आदमी की आवाज आती है, नहीं, ये ब्लाइंड डेट पर मेरे साथ गई थी, इसकी शादी मेरे साथ होनी चाहिए, ये मुझे ऐसे कैसे धोखा दे सकती है। पर जिया उस लड़की का भी चेहरा नहीं देख पाई, क्योंकि जिया अब तक कई लोगों के साथ ब्लाइंड डेट पर जा चुकी थी। तभी जिया ने महसूस किया कि उसके हाथ पैर हिल पा रहे थे और वो अपनी मर्जी से उठ बैठ और कहीं भी आ जा सकती थी। वो तुरंत मंडप से उठी और उस आदमी का चेहरा देखने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। अचानक एक और तेज रोशनी की किरण जिया की आंखों पर पड़ी और वो घबरा गई। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो पजामा पहने बिस्तर पर लेटी हुई है और रूम में कोई नहीं है। ये देखकर जिया ने एक बार और तसल्ली के लिए घर पर चारों तरफ नजर घुमाई और फिर चैन की सांस लेते हुए वो तकिए पर सर रखकर लेट गई। फिर जिया ने एक बार और झटके से उठकर अपने बिस्तर के बगल पर रखी हुई टेबल से पानी का ग्लास उठाया और एक सांस में पूरा ग्लास पानी गटक गई। जिया मन ही मन सोच रही थी कि ये कैसा सपना था, कुछ भी समझ में नहीं आया। चलो अच्छा हुआ कि ये सपना ही था। पर कहीं ना कहीं उसकी असल जिंदगी में भी इतनी ही उलट पुलट मची हुई थी। एक तरफ उसकी माँ के द्वारा फिक्स्ड की गई ब्लाइंड डेट्स थी, तो दूसरी तरफ माँ की तबीयत, फिर बचपन की तकलीफ और अगस्त के द्वारा दिए गए तोहफे या फिर ऑफिस में अभिलाषा की नफरत भरी नजरें। ऐसा लग रहा था जैसे ये सपना सपना ना होकर जिया की लाइफ है, जिसे मिला जुलाकर उसने एक बुरे सपने में देख लिया हो। जिया फिर से सोचने लगी, अच्छा हुआ ये सिर्फ एक सपना ही था, अगर हकीकत होता तो पता नहीं मैं क्या ही करती। आखिरकार जिया इतने सालों से किस बात से डर रही थी? वो क्यों किसी के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी? क्या इसकी वजह उसके पापा की बेवफाई थी या फिर और कुछ? और कहीं वो इस बात से तो नहीं डर रही थी कि अगर आगे चलकर उसके साथ कुछ गलत न कर दे और उसके साथ भी वैसा ही ना हो जैसा उसकी माँ के साथ हुआ था? या फिर वो इस बात से डर रही थी कि अगर वो अगस्त के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचेगी तो जय को क्या कहेगी? क्योंकि जय के साथ वो कई बार डेट पर जा चुकी थी। उसे पता था कि जय के मन में उसके लिए एक जगह बन चुकी है। कहीं ना कहीं जय अब उम्मीद करने लगा है आगे चलकर जिया उसकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। अगर जिया अगस्त के साथ चली गई तो जय का ये सपना धरा का धरा ही रह जाएगा और कहीं ना कहीं जिया बेवफा साबित हो जाएगी। जिया ने अपना हाथ माथे पर दे मारा और खुद से कहने लगी, हे भगवान, ये सपना था या क्या था? जीते जी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं नर्क की आग में झुलस रही हूँ। आज जिया की छुट्टी थी और वो देर तक सोकर अपनी थकान दूर करना चाहती थी। जब उसने घड़ी में देखा तो सुबह के 5:30 बजे हुए थे। हालांकि वो बहुत जल्दी उठ गई थी और समझ नहीं पा रही थी कि इतनी जल्दी उठकर वो क्या करेगी, और अगर उसने सोने की कोशिश की तो उसे नींद आ जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। तभी उसने सोचा कि क्यों ना वो माया को फोन करके जल्दी तैयार होने के लिए कहे। इससे पहले कि जिया अपना फोन उठाती, उसकी नजर आभा पर पड़ती है। आभा अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ रही थी। ये देखते ही जिया हैरान हो गई, क्योंकि कल रात को उसे ये भी पता नहीं चला कि कब उसकी दोस्त वापस आ गई। आखिर जिया को इतना अजीब सपना क्यों आया? क्या जिया अगस्त के साथ शादी करना चाहती थी? क्या जिया को डर था कि अगर उसने अगस्त से शादी की? जिया धीरे से अपने बिस्तर से उठकर बाहर निकलती है और आभा से पूछती है, आभा, तू कब आई? पूरी रात भर जिया के दिमाग में इतनी हलचल हो रही थी कि उसे बाहर की कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। तभी आभा जिया की बात का जवाब देते हुए कहती है, मैं तकरीबन 2 बजे के आसपास आई थी। तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। आभा ने 1 महीने पहले ऑफिस छोड़ दिया था। अब वो आगे की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी।
उसने बीकॉम करने के बाद एमबीए करने के बारे में सोचा था, पर उस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी जॉब से कुछ पैसे बचा कर रख दिए थे जिससे वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। तभी आभा जिया से कहती है, अच्छा जिया, ये लो तुम्हारे 3,000 रुपए। ये सुनते ही जिया हैरान हो गई और वो आभा से कहती है, तुम कौन से पैसों की बात कर रही हो? आभा जिया को याद दिलाते हुए कहती है, जिया तुम भूल कैसे सकती हो? तुम्हें याद है जब मेरा भाई और माँ यहाँ आए थे, तब उन्होंने मेरी सैलरी के सारे पैसे ले लिए थे। मेरे पास ऑफिस आने जाने भर के भी पैसे नहीं थे। तब तुमने मुझे 3,000 रुपए दिए थे, वही पैसे तुम्हें लौटा रही हूँ। अपनी बात खत्म करने से पहले ही आभा ने जिया को उसके नंबर पर पैसे भेज दिए। तभी आभा एक बार और जिया से कहती है, हमारे स्कूल के दिनों में ये सब कितना मुश्किल था। जब किसी से पैसे मांगने हो या किसी को पैसे देने हो तो हमें बैंक जाना पड़ता था। अब इतनी सारी भागदौड़ की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप इंसान कहीं भी बैठे अपने फोन से किसी के भी नंबर पर पैसे भेज सकता है। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत कन्वीनियंट है? और हाँ, मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया था। मुझे तुम्हारे साथ आने में कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी आंटी से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। आभा की बात सुनते ही जिया आभा से कहती है, अब हम जाने वाले 3 लोग हैं, तो क्या मैं कैब बुक कर लूं? हालांकि जिया के पास ज्यादा पैसे नहीं थे क्योंकि उसे अपनी माँ का दूसरा ऑपरेशन करवाना था। फिर भी वो अपने दोस्त का मन रखने के लिए उससे पूछती है। तभी आभा जिया से कहती है, नहीं जिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी दिल्ली में बहुत ट्रैफिक है। बाय रोड गए तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। हम नोएडा सिटी सेंटर से मेट्रो पकड़ सकते हैं। वो सीधा तुम्हारे घर के पास ले जाएगी, फिर वहां से रिक्शा कर लेंगे। आभा की बात सुनकर जिया को खुशी होती है और वो आभा से कहती है, आभा, मैंने माया को फोन कर लिया है। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। प्लीज जल्दी से तैयार हो जा। तुझे तो मालूम है ना वो समय की कितनी पक्की है, और अगर वो जल्दी आ गई तो दिमाग का दही कर देगी। वैसे मैं सोच रही थी, अगर तुम्हें कल कोई काम ना हो तो हम घर पर एक दिन रुक सकते हैं। वहां से अच्छी तरह बात भी हो जाएगी और अच्छा खाना भी मिल जाएगा। ये फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ। आभा कहती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हम कल सुबह वहां से आ सकते हैं। दोनों अपनी बातचीत खत्म करके नहा धोकर तैयार होना शुरू करते हैं। तभी आभा जिया का ड्रेस लेकर आईने के सामने खड़ी थी। जिया आभा को देखकर कहती है, आभा बुरा मत मानना, मेरा ये ड्रेस तुम्हें फिट नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी छाती मुझसे बहुत ज्यादा चौड़ी है। इतना कहते ही जिया हंसने लगी। तभी आभा खुद को आईने में देखते हुए टेढ़ी नजर से जिया की तरफ देखती है। आभा कद में जिया से छोटी थी और वो मोटी भी दिखती थी, इसलिए जिया और उसके बाकी दोस्त उसे चिढ़ाते रहते थे। हालांकि आभा को खुद को अच्छी तरह से कैरी करना आता था, इसलिए वो कभी भी अपने शरीर को लेकर कॉन्शियस नहीं हुई। तभी आभा जिया की बात का जवाब देते हुए कहती है, मेरी छाती की तरफ देखने से अच्छा है जिया कि तुम अपने आप को देखो। शादी के बाद तुम्हारे पति को तुमसे कुछ नहीं मिलने वाला। कहीं ऐसा ना हो कि वो पड़ोसन पर नजर डाले। ये सुनते ही जिया हंसते हुए कहती है, पर तेरे पति को तो तुझसे बहुत खुशियां मिलने वाली है। इतना कहते ही जिया की आंखों के सामने फिर से अगस्त का चेहरा घूमने लगा और वो बोलते बोलते चुप हो गई। तभी आभा उसके चेहरे की तरफ देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ जिया, इस चुप्पी का क्या राज है? बताओ बताओ, मुझसे कैसा शर्माना। बोलो, किसके बारे में सोच रही हो? अगस्त या वो तुम्हारा नया लॉयर? वैसे सच कहूं तो इतना कीमती हार मिलने के बाद तुम्हें अगस्त के अलावा किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ये सुनते ही जिया बात बदलने की कोशिश करते हुए कहती है, चुप कर आभा, जब देखो एक ही बात करती रहती हो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो माया तूफान खड़ा कर देगी। हमें अगले 15 मिनट में घर से निकलना है। इतना कहते ही जिया ने भी अपने लिए कबर्ड से कपड़े निकाले और दोनों तैयार होकर नोएडा सिटी सेंटर पहुंच गए। मेट्रो स्टेशन पहुंचते ही जिया काउंटर की तरफ जाने लगी। तभी माया जिया से कहती है, क्या हुआ जिया, टिकट लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कार्ड है। ये सुनते ही जिया खुश हो जाती है और फिर तीनों कार्ड स्कैन करके अंदर चले जाते हैं। तभी आभा माया से पूछती है, माया,
हम दोनों कभी ज्यादा बात नहीं कर पाए। इस जॉब से पहले तुम क्या करती थी? माया आभा की बात का जवाब देते हुए कहती है, मैं एमबीए कर रही थी। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने के बाद मुझे एमबीए करना था, इसलिए मैंने जॉब नहीं की। तब आभा पूछती है, अरे ये बताओ तुमने कौन से साल में बीकॉम किया, क्योंकि मैंने और जिया ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा है। तभी माया कहती है, 2015 में मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर किया था। माया की बात सुनते ही जिया और आभा एक साथ माया की तरफ देखते हैं। तभी उन्हें याद आया कि माया वही लड़की है जिसे पूरा क्लास मोमो कहकर बुलाता था। तब उसने अपने बाल छोटे रखे हुए थे, इसलिए शायद जिया और आभा उसे पहचान नहीं पाए। जिया कहती है, और हाँ, तुम्हें हम लोग मोमो कहकर बुलाते थे। पता नहीं, जब तुमसे मिली थी तो याद ही नहीं आया और तुमने भी नहीं बताया। खैर कोई बात नहीं, अब हम ये कह सकते हैं कि हम बचपन के दोस्त हैं। ये सुनते ही माया खुश हो जाती है और फिर तीनों मिलकर ब्लू लाइन मेट्रो से नारायणा पहुंचते ही कुछ खाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उन तीनों ने सुबह से ही नाश्ता भी नहीं किया था। वैसे भी जिया मोहिनी को बिना बताए घर आ रही थी, इसलिए ये कहना मुश्किल था कि मोहिनी ने उन तीनों के लिए खाने का इंतजाम किया होगा या नहीं। नारायणा मेट्रो स्टेशन से उतरते ही राइट साइड में एक छोले भटूरे वाला था, जिसके छोले भटूरे पूरी दिल्ली में फेमस हुआ करते थे। तभी जिया उन दोनों को वहां चलने के लिए कहती है। फिर तीनों जमकर छोले भटूरे पर टूट पड़ती है। वैसे देखा जाए तो जिया, आभा और माया तीनों की कदकाठी एक दूसरे से अलग अलग थी। जिया एकदम लंबी पतली थी और आभा छोटी और क्यूट लगती थी। साथ ही माया के फिगर में परफेक्ट कट्स थे, जिससे वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आसानी से आकर्षित कर सकती थी। इसलिए जब वो छोले भटूरे के रेस्टोरेंट पे पहुंचे तो वहां बैठा कोई भी इंसान खुद को उनकी तरफ देखने से नहीं रोक पाया। छोले भटूरे खाते हुए जिया, आभा और माया इसी बारे में बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, तीन लड़कियों को एक साथ वहां देखकर रेस्टोरेंट के मालिक ने उन्हें एक एक भटूरा अपनी तरफ से खिला दिया। तीनों की बातचीत चल रही थी, तभी जिया का फोन बजने लगा। अपने फोन की रिंगटोन सुनकर जिया सोच रही थी कि अगर ये अगस्त का फोन हुआ तो वो क्या करेगी। पर जैसे ही उसने अपने पर्स से फोन निकाला तो देखा कि ये जय का फोन था। जब से जिया जय से मिली थी, वो अक्सर जिया को उसकी हर छुट्टी पर फोन कर देता था। वैसे तो जिया इस वक्त उससे बात नहीं करना चाहती थी, फिर भी उसने फोन उठाते ही जय को हेलो कहा। जय ने बड़े रिस्पेक्ट के साथ जिया से उसका हालचाल पूछा। उसके इस लहजे को देखकर जिया समझ गई थी कि वो किस बारे में बात करना चाहता है, क्योंकि जब पिछले हफ्ते वो जय के साथ लंच पर गई थी तब उसने शादी की बात छेड़ने की कोशिश की थी, पर जिया ने उसकी बात बदल दी। तभी जय जिया से कहता है, दोबारा परेशान करने के लिए मुझे माफ करना, पर मैं अपने आप को तुम्हें फोन करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि अब हम दोनों के बीच में कोई गहरा रिश्ता बन गया है और मेरी उंगलियां ना चाहते हुए भी तुम्हारा नंबर डायल कर ही लेती है। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो जय की बात का जवाब कैसे दे, इसलिए जिया बात बदलते हुए कहती है, हाँ, आपने सच कहा। हम अभी कुछ दिन पहले ही तो मिले थे, पर उस रेस्टोरेंट का लंच बहुत अच्छा था। वैसे आज मैं घर आई हुई हूँ, बहुत दिन हो गए थे माँ से नहीं मिली थी। पिछला हफ्ता भी ऐसे ही निकल गया। आज का दिन माँ के साथ बिताकर कल सीधे ऑफिस चली जाऊंगी। जय की इतनी रोमांटिक बात का जिया ने ऐसे जवाब दिया जैसे वो मौसम का हालचाल पूछ रहा हो। जिया को बात करते हुए अनकंफर्टेबल महसूस कर जय कहता है, जिया एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। जिया कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई डर नहीं है। अभी हमें मिले हुए कुछ ही हफ्ते हुए। मैं नहीं चाहती कि जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला लेने से पहले हम जल्दबाजी करें, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम अच्छे दोस्त बनकर बात करें। जय जिया की बात सुनते ही अपनी उंगलियों में दिन गिनने लगा कि वो कब से जिया को जानता है। आज से कुछ लगभग 3 महीने पहले जिया ब्लाइंड डेट पर जय से मिलने आई थी। तब से इन 3 महीनों में वो दोनों लगभग 5 से 6 बार मिले थे। अक्सर उनका मिलना दिन के समय में ही होता था। दूसरी तरफ जिया के मन में जय के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। हालांकि जिया को जय से बात करना अच्छा लगता था, पर वो बातचीत वैसी ही थी जैसे दो दोस्तों के बीच में होती है।
और जय बार बार जिया के मुंह से ये सुनने के लिए बेताब हो रहा था कि वो उससे शादी करना चाहती है। जय को इतनी जल्दबाजी में देखकर जिया को ऐसे महसूस हुआ जैसे वो कोई ट्रॉफी हो जिसे जय जीतना चाहता है। कुछ देर बात करने के बाद जिया ने साफ साफ कह दिया कि वो ऐसे जल्दबाजी में शादी का फैसला नहीं ले सकती। जय ने भी उसकी बात को समझने की कोशिश की और बेस्ट विशेस के साथ फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन रखते ही जिया ने एक लंबी सांस ली और टेबल पर रखा हुआ पानी का बोतल उठाकर एक सांस में आधा बोतल पानी पी गई। माया और आभा जिया की इस हरकत को देखकर हैरान थे, लेकिन कोई भी बात छेड़ने से पहले उन्होंने जिया को कंफर्टेबल होने का समय देना चाहा। क्या जय जबरदस्ती जिया से शादी करने के बारे में सोचेगा? क्या जिया जय को ये सच बता पाएगी कि वो उससे प्यार नहीं करती है? जय का फोन रखने के बाद कुछ देर तक जिया ने किसी से कोई बातचीत नहीं की। वो सोच रही थी कि आखिर जय से कैसे अपना पीछा छुड़वाए। 2-3 बार उसके साथ घूमने जाने के बाद उसके लिए अचानक से मना करना मुश्किल हो रहा था। जिया किसी नतीजे पर पहुंच पाती इससे पहले ही एक बार और उसके फोन की घंटी बजती है और ये देखकर आभा और माया अपने माथे पर हाथ मारते हुए जिया की तरफ गुस्से से देखते हैं। इस बार भी जिया ने फोन उठा लिया था। तभी सामने से एक आवाज आती है, अच्छा ये बताओ, अगले वीकेंड में तुम क्या कर रही हो? मैं सोच रहा था कि अगर तुमने कोई और प्लान नहीं बनाया तो हम देहरादून जा सकते हैं। वहां से मसूरी पास में ही है। अगर हम सैटरडे की नाइट को यहाँ से निकलेंगे तो संडे वहां पहुंच जाएंगे। फिर दिन भर मसूरी घूमने के बाद संडे की नाइट को वापस आ जाएंगे। अगले दिन तुम चाहो तो ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। जिया अपने गले पर हाथ लगाते हुए उस आदमी की बात का जवाब देकर कहती है, मैं बहुत दिनों से माँ से नहीं मिल पाई। फिर आज मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बना लिया। मैं पहले से ही माँ को ये बोल चुकी हूँ कि मैं अगले संडे उनसे जरूर मिलूंगी, इसलिए मैं अगले वीकेंड भी कहीं नहीं जा सकती। क्या ये प्लान कभी और बन सकता है? तो मैं कोशिश करूंगी। जिया उस आदमी के साथ जाने के लिए मना तो कर रही थी, लेकिन उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो अपनी ही बातों से सहमत था। नारायणा मेट्रो स्टेशन से जिया का घर ज्यादा दूर नहीं था, पर पैदल चलना लंबा पड़ सकता था, इसलिए वो तीनों रिक्शे का वेट करने लगे। वैसे तो नारायणा मेट्रो स्टेशन के बाहर रिक्शे वालों की लाइन लगी रहती थी, पर आज शायद वो लोग भी संडे की छुट्टी मना रहे थे। तभी एक रिक्शा मेट्रो स्टेशन के पास आया और वहां खड़े सभी लोग उस रिक्शे के पीछे भागने लगे। ये देखकर जिया समझ गई थी कि उन्हें ये रिक्शा भी छोड़ना पड़ेगा। तभी माया जिया से कहती है, तुम्हारा घर ज्यादा दूर है क्या? 1-2 किलोमीटर तो हम आराम से चल सकते हैं। ये सुनते ही आभा गुस्से से माया की तरफ देखती है और उससे कहती है, देख बहन, अगर तुझे फिगर मेंटेन करना है तो कर, पर मुझे सुबह सुबह खाना खाने के बाद ना मॉर्निंग वॉक पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी जिया सामने इशारा करते हुए कहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो देखो, 4-5 रिक्शे एक साथ आ रहे हैं, इनमें से एक ना एक तो हमारे हाथ लग ही जाएगा। फाइनली ई रिक्शा मिलते ही वो तीनों रिक्शा में बैठकर जिया के घर के लिए निकले। दिल्ली में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी थी। लोग हल्के फुल्के स्वेटर पहनने लगे थे। रिक्शे में लग रही हवा के कारण जिया की नाक ठंड से लाल हो गई थी। ये देखकर आभा और माया जिया का मजाक उड़ाने लगते हैं, पर अब तक उन दोनों ने जिया के फोन कॉल्स के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। जैसे ही जिया ने घर की घंटी बजाई तो उसकी माँ ने दरवाजा खोला। जिया उम्मीद कर रही थी कि मौसी दरवाजा खोलेगी। हालांकि मोहिनी जिया को देखकर खुश थी, इसलिए उसने तुरंत जिया को गले लगा लिया और वो कहने लगी, अरे आने से पहले बताना तो चाहिए था, मैं कुछ नाश्ता बनाकर रखती। पिछली बार भी तुम बिना बताए आई और बिना बताए चली गई। जिया को लगा था कि मोहिनी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। वैसे तो ये पहली बार था जब मोहिनी ने जिया को उसकी हरकत के लिए एक बार भी नहीं डांटा। तभी जिया मोहिनी से पूछती है, मैंने मौसी से कहा था कि वो आपको ना बताए, पर उनके पेट में कोई बात पचती का है? मोहिनी कहती है, मौसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, तुम अपने बाथरूम में रात के पहने हुए कपड़े टांग कर गई थी।
तभी आभा कहती है, देखा आंटी, यही आपके घर की चोर। मोहिनी कहती है, कैसी हो आभा, इस बार तुम बहुत दिनों बाद आई। इतना कहते ही मोहिनी की नजर माया पर पड़ती है और वो जिया को इशारा करते हुए कहती है, जिया, क्या अपने दोस्तों को दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी? आओ, अंदर आओ और अपनी नई दोस्त से तो मिलवाओ। ये सुनते ही जिया झटके से माया की तरफ देखती है और कहती है, सॉरी सॉरी माया, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गई। माँ, ये माया है। माया, ये माँ है। इतना कहते हुए तीनों अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं और मोहिनी चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। जैसे ही मोहिनी चाय बनाकर लाती है, तभी आभा मोहिनी से पूछती है, माँ, आज मौसी नजर नहीं आ रही है, कहीं गई है क्या? मोहिनी कहती है, नहीं, वो शायद फ्रेश हो रही होगी। कल रात हम दोनों बहनों में कई सारी बातें हुई, इसलिए हम दोनों थोड़ा देर से सोए थे, नींद भी पूरी नहीं हुई। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने डोरबेल सुन ली, नहीं तो तुम तीनों बाहर ही रहते। फिर चारों ने मिलकर चाय पर कई सारी चर्चाएं की। कुछ ही देर में मौसी भी वहां आ पहुंची। जिया ने आभा और माया को मौसी से मिलवाया। कुछ देर के हंसी मजाक के बाद जिया अपने दोस्तों को अपने कमरे में लेकर चली गई और मौसी के साथ मिलकर मोहिनी ने तीनों बच्चों के लिए लंच तैयार किया। दोपहर के 1 बजे थे। खाना टेबल पर सजा हुआ था। तभी मौसी जिया को आवाज लगाती है, जिया बेटा, खाना तैयार है, आ जाओ नीचे। जिया, माया और आभा हाथ धोकर लंच टेबल पर बैठते हैं। खाने की खुशबू उन तीनों की सांसों को सुकून दे रही थी। तभी माया मोहिनी को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहती है, इतना टेस्टी खाना, जिसकी तो खुशबू से ही सांसों को सुकून मिल रहा है, मैंने आज तक नहीं खाया। आंटी, आपकी खूबसूरती का राज ना ये टेस्टी खाना ही है ना? तभी आभा कहती है, और नहीं तो क्या, एक बार जिया की तरफ देखो और फिर आंटी को देखो, कोई बोलेगा ये दोनों माँ बेटी है? ऐसा लगता है दोनों बहनें हैं। माया और आभा की बात सुनकर मोहिनी हंसने लगती है। हालांकि मोहिनी को आभा के कॉम्प्लीमेंट की आदत थी, पर उसे ये जानकर खुशी हुई कि माया भी उन दोनों की जैसी ही है। फिर पांचों मिलकर खाना खाने लगे। तभी जिया आभा की तरफ इशारा करती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों मोहिनी से कोई बात करना चाहते हैं, पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बात शुरू कौन करेगा। उन दोनों के इशारों इशारों में हो रही लड़ाई को देखकर मोहिनी कहती है, तुम दोनों सुधरने वाली नहीं हो, पहले खाने पे ध्यान दो, बाद में कमरे में जाकर लड़ लेना। तभी आभा मोहिनी से कहती है, नहीं आंटी, हम लड़ नहीं रहे थे, एक्चुअली हमें आपसे एक बात करनी थी। मेरा मतलब है, हमने एक दिन की छुट्टी बढ़ा ली है और यहाँ से ना कुछ ही दूरी पर एक रिजॉर्ट बुक किया है, जहाँ आपको हमारे साथ चलना है। वो क्या है ना कि हाउस पार्टी तो हर रोज होती रहती है और आप लोग भी कभी बाहर नहीं निकल पाते हो, इसलिए हम तीनों ये सोच रहे थे कि क्यों ना इस बार आप और हम साथ में मिलकर पार्टी करें। प्लीज आंटी, मना मत करना। जिया यही कह रही थी कि आप हमेशा ऐसे प्लान्स के लिए मना कर देती हो। तभी जिया मोहिनी की तरफ देखकर सोच रही थी कि कहीं माँ मना ना कर दे, इसलिए वो दबी हुई आवाज में कहती है, हमने जाने के लिए गाड़ी भी बुक कर दी है, आप दोनों को हमारे साथ चलना ही होगा। खाना खाने के कुछ ही देर बाद गाड़ी दरवाजे पर आ गई। पांचों लोग तैयार होकर गाड़ी में बैठे। जिया बार बार अपनी माँ की तरफ देख रही थी कि वो कितनी खुश है। तभी जिया को वो वक्त याद आ गया जो उसने अपनी माँ के साथ खुशी खुशी बिताया था। जब से मोहिनी का ऑपरेशन हुआ था, तब से वो एक बार भी घर से बाहर नहीं निकली थी। कम से कम इसी बहाने उसका घर से बाहर निकलना तो हुआ। और मोहिनी कार की खिड़की के बाहर देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे किसी बच्चे ने पहली बार चिड़िया को उड़ते हुए देखा हो। जिया ये देखकर भगवान से प्रार्थना करती है कि उनकी जिंदगी में ऐसे ही खुशहाली बनी रहे। बड़ी मुश्किल से वो सब खुश हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? दूसरी तरफ मोहिनी सोच रही थी कि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। उसने सिर्फ एक झलक जिया की तरफ देखा। वो नहीं चाहती थी कि जिया को उसके मन की बात पता चले, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहिनी को लग रहा था कि जिया जय को पसंद करने लगी है और आगे चलकर वो उससे शादी कर लेगी, क्योंकि जय भी लगातार मोहिनी को फोन करता रहता था। जब भी वो जिया के साथ बाहर जाता था, वापस आने के बाद मोहिनी को फोन करना उसकी ड्यूटी बन गई थी। यहाँ आभा, मोहिनी
और जिया को इतना खुश देखकर सोच रही थी कि क्या कभी उसकी माँ भी उसे लेकर इतना खुश हो पाएगी, क्योंकि वो जब भी अपनी माँ से मिलती थी तब उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर ही बात हुआ करती थी। कार में बैठे हर शख्स के मन में अपनी अपनी जिंदगी को लेकर सवाल चल रहे थे। माया भी अपने माँ बाप के बारे में सोच रही थी। इस 2 घंटे के छोटे से सफर में सबने अपने दिमाग में कई सवालों के जवाब ढूंढे। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक बड़े से गेट के अंदर आई और ड्राइवर ने जिया से कहा, आप लोग यहाँ उतर जाइए। सभी लोगों के उतरने के बाद होटल स्टाफ उनका सामान अंदर लेकर आया। क्या जिया अपनी माँ के सपने को पूरा कर पाएगी? क्या मोहिनी को ट्रिप पर जाकर अच्छा लगेगा?